किशनलाल और सुमित्रा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उनकी इकलौती बेटी पुष्पा की शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। पुष्पा बेटा, आज से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हुई है। तुम अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखना और हमेशा उनका कहना मानना। भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। शादी के बाद विदा होकर पुष्पा अपने ससुराल चली जाती है। पुष्पा के पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। पुष्पा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए शहर के जाने माने एक अमीर घराने से उसके लिए रिश्ता खुद चल कर आया था। इतने अच्छे रिश्ते को भला कौन ही मना करेगा। इसलिए किशनलाल ने बिना अपनी बराबरी का सोचे अपनी बेटी की शादी उस अमीर घर में कर दी। पुष्पा बहू, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आओ। ससुराल के पहले दिन रस्म के अनुसार पुष्पा सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। उसके हाथों का बना खाना सभी को बहुत ही पसंद आता है। उसकी शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसके पति और ससुराल वालों का बर्ताव उसके लिए बहुत ही बदल जाता है। पता नहीं हम लोगों ने क्या सोचकर अपने बेटे से इसकी शादी करवा दी। शादी के पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसे एक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कितनी बार इसका ट्रीटमेंट किया है, लेकिन इस पर तो किसी ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं होता। नीरज बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू इसे तलाक देकर किसी और लड़की से शादी कर ले, क्योंकि ये तो कभी हमारा वंश आगे बढ़ा ही नहीं पाएगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? डॉक्टर ने बताया है कि मेडिकली सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही। इसमें भला मेरा क्या दोष है? तुम माँ से ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। माँ जो भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारे अंदर कमी है, इसीलिए तो तुम माँ नहीं बन पा रही। अब तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी लाइफ थोड़ी ना खराब करूंगा। मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं वकील से बात करके जल्द ही डिवोर्स के पेपर भी रेडी करवा लूंगा। ये सुनकर पुष्पा के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो इस दुख से उभर पाती कि उससे पहले ही उसके पास उसके एक पड़ोसी की कॉल आती है। हेलो पुष्पा दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। एक सड़क दुर्घटना में आपके माता पिता का देहांत हो गया है। वो गांव से वापस घर लौट रहे थे, तब उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। ये खबर सुनकर तो पुष्पा की जिंदगी मानो खत्म सी हो जाती है। अपने माँ बाप को खोने के दुख में वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी के इतने नाजुक पलों में भी उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। यहाँ पर रोकर ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचियो कि इस हालातों में हम तुझ पर तरस खाएंगे। जा यहाँ से और फिर कभी यहाँ पर लौट कर मत आइयो। मेरा बेटा तेरे घर पर तलाक के कागज भेज देगा। माँ जी, नीरज जी, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। इस दुनिया में अब आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। कम से कम मुझ पर थोड़ा सा तरस खाइए। लगता है तुम्हें हमारी बात एक बार में समझ नहीं आई। हमने कहा ना, जाओ यहां से। मैं तुम जैसी मनहूस औरत को अपने घर में और नहीं रख सकता। अपने माँ बाप को तो खा ही गई है, थोड़े दिन और मेरे घर में रही तो हमें भी बर्बाद कर देगी। पुष्पा उन सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो लोग उस पर जरा भी तरस नहीं खाते और बड़ी ही बेरहमी से धक्के मारकर उसे घर से निकाल देते हैं। पुष्पा रोती हुई अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाती है। उसके पास अब रहने के लिए अपने मायके के सिवा कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो अपने माता पिता के पुराने घर में जाकर ही रहने लगती है। लेकिन उसके माता पिता के बिना उसे वो घर काटने को दौड़ता है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए मम्मी पापा? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। काश आप मुझे भी अपने साथ ही ले गए होते। ये कहते हुए पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है और ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद उसके ससुराल वाले अब उसे अपना लेंगे, लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पर तलाक के कागज आ गए हैं। इन सब के बाद भी वो हिम्मत करके अपने ससुराल जाती है और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स को अपने ससुराल वालों को दिखाती है। ठीक है नीरज बेटा, इसे घर में रख लो।
लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना, समझी ना? क्योंकि अगर तुमने हमारे घर के वारिस को जन्म नहीं दिया और तुम्हें बेटी पैदा हुई तो उसी वक्त इस घर से निकल जाना। मुझे सिर्फ और सिर्फ पोता चाहिए। माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान की मर्जी है। बेटा हो या बेटी, होंगे तो दोनों आप ही के खानदान के चिराग। हमारे यहाँ खानदान का चिराग सिर्फ बेटा होता है। अगर तुम बेटे को जन्म दे सकती हो तो ठीक है, वरना अगर तुम्हें बेटी हुई तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। अपने ससुराल वालों की बातें सुनने के बाद पुष्पा फिर से डर जाती है। वो भगवान से हर समय यही प्रार्थना करती है कि उसे एक बेटा हो, लेकिन जैसे ही उसके प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होते हैं तो अस्पताल में वो एक बेटी को जन्म देती है। जैसे ही ये बात उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो वो बिना उस बच्ची का चेहरा देखे ही उन दोनों को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं और नीरज पुष्पा को तलाक दे देता है। पुष्पा बेचारी इस हालत में अकेले ही अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के पुराने घर चली जाती है, जहां पर उसके इस हालत में ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता और न ही उसके पास अपना खर्चा चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे होते हैं। इसलिए वो पैसे कमाने के लिए एक औरत के घर पर काम करने लगती है। पुष्पा, अभी तो तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, शायद 1 महीने की भी नहीं होगी, तो तुम इस हालत में क्यों काम कर रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं भाभी जी, बस ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन की सच्चाई अब यही है। मुझे बेटी हुई, इस वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हम दोनों के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो मुझे सब कुछ करना होगा। सुनकर दुख हुआ कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। उन लोगों को उनके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अभी तुम्हारा तनख्वाह का वक्त तो नहीं है, लेकिन तुम ये 100 रुपए रख लो, इससे तुम्हारा आज का खाना तो आ ही जाएगा। पुष्पा कविता भाभी से 100 रुपए ले लेती है। तभी घर लौटकर आते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिलती है, जो एक ठेले पर हरे प्याज बेच रही होती है। सुनो बेटा, तुम मुझसे ये हरे प्याज खरीद लो। सुबह से किसी ने भी मुझसे एक भी प्याज नहीं खरीदा। मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे शाम को उनके लिए दवाई लेकर जानी है। अगर तुम मुझसे 100 रुपए के प्याज खरीद लोगी तो मैं उनके लिए दवाई की शीशी खरीद लूंगी। बूढ़ी काकी की बातें सुनकर पुष्पा का दिल पिघल जाता है और वो उसके खाने के 100 रुपयों से हरी प्याज खरीद लेती है। वो जैसे ही घर आती है तो उसके पास हरी प्याज के अलावा खाने के लिए और कुछ भी नहीं होता। मैं बूढ़ी काकी से ये हरी प्याज तो ले आई, लेकिन मैं सादी हरी प्याज खाऊं कैसे? घर में तो आटा भी नहीं है कि मैं रोटी के साथ इसे खा लूं। अगर तुम्हारे घर में आटा नहीं है तो हम तुम्हारे लिए आटा ले आते हैं। उस आवाज को सुनकर पुष्पा अचानक से चौंक जाती है। वो इधर उधर देखती है कि तभी उसके सामने आटे की एक बड़ी सी बोरी आ जाती है। यहाँ पर अपने आप ये आटे की बोरी कहाँ से आ गई? अपने आप नहीं, इस आटे की बोरी को हम लेकर आए हैं। अरे ये क्या? ये आवाज तो इन हरे प्याजों में से आ रही है। इन हरी प्याजों को तो हाथ पैर भी है और ये तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। हाँ, तुमने अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर उस बूढ़ी काकी की मदद की, इसीलिए अब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम हमसे जो भी मदद मांगोगी हम तुम्हारी वो मदद करेंगे, क्योंकि हम जादुई प्याज है। अगर तुम सचमुच जादुई प्याज हो तो मेरी एक मदद कर दो। मेरे घर में कभी राशन खत्म ना हो और मेरी बच्ची को कभी किसी चीज की परेशानी ना हो, उसे कभी भूखा ना सोना पड़े। अगर मैं भूखी रहूंगी तो वो भी भूखी रह जाएगी। ठीक है पुष्पा, हमारा ये जादू है कि तुम्हारे घर में कभी राशन खत्म नहीं होगा और हम तुम्हारे इस पुराने घर को बिल्कुल नया बना देंगे। जादुई हरा प्याज अपने हाथों को हवा में घुमाता है तो देखते ही देखते पुष्पा के माता पिता का पुराना टूटा फूटा घर बिल्कुल सुंदर नए घर में बदल जाता है और उसकी रसोई बहुत सारे राशन से भर जाती है।
हमने तुम्हारी रसोई को ढेर सारे राशन से भर दिया है। अब तुम्हारी रसोई में ये राशन कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसमें से जितना राशन इस्तेमाल करती जाओगी उतना ही राशन तुम्हारी रसोई में वापस से भर जाएगा। साथ ही मैं तुम्हारे लिए सब्जियों की एक दुकान भी खोल दूंगा। तुम उन सब्जियों को बेचकर अपनी बेटी को पालना। तुम उस दुकान में जितनी भी सब्जियां बेचोगी वो कभी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर जादुई हरा प्याज फिर से अपना जादू करता है तो पुष्पा के घर के सामने एक बहुत ही बड़ी सब्जी की दुकान बन जाती है। मैंने अब तुम्हारी मदद कर दी है, इसीलिए अब मुझे यहां से जाना होगा। बस तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे ही नेक दिल रहना, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी नेक दिली छोड़ दोगी उस दिन मेरा किया हुआ ये जादू खत्म हो जाएगा। नहीं जादुई हरे प्याज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिस तरह आज तुमने मेरी इतनी मदद की उसी तरह मैं भी हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा की मदद करके जादुई हरा प्याज वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से पुष्पा अपनी सब्जियों की दुकान में सब्जियां बेचकर अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। साथ ही जब भी कोई जरूरतमंद उससे मदद मांगने आता तो वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करती और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती है। रघुनाथ एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां लगाया करता। लेकिन पिछले साल टमाटर के दाम बढ़ जाने के कारण उसने सोचा कि इस बार टमाटर की खेती करता हूं और दाम बढ़ेंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसकी पत्नी कमला ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन रघुनाथ ने उसे कहा, अरे तू तो हमेशा गवारों वाली बात करती है। तुझे पता है ना, पिछले साल टमाटर के दाम कितने ज़्यादा हो गए थे और हमारे खेत में थोड़े से ही टमाटर थे। मुझे पूरा यकीन है इस बार भी टमाटर के दाम बहुत बढ़ेंगे, इसलिए मैंने सारे खेत में टमाटर उगा दिए हैं। और सोचो, टमाटर के दाम अगर ज़्यादा ना बढ़े तो तब हमें कितना नुकसान होगा। क्या पता किसी और सब्जी के दाम इस बार बढ़ जाएं? अरे नहीं रे, जो मैंने सोचा है देख लेना बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़े दिनों बाद टमाटर के पौधे बड़े हो गए और उन पर टमाटर ही टमाटर लग गए। ये देखकर रघुनाथ बहुत खुश हुआ। बाबा, इस बार तो हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर हुए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो क्या आप मुझे मेरी पसंद वाली साइकिल दिला दोगे जो मैंने आपको बाजार में दिखाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वो वाली साइकिल दिला दूंगा। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ पहले अपने बाबा की मदद तो करो। कमला भी वहां पर आ जाती है। तीनों मिलकर वहां से सारे लाल टमाटर तोड़कर बड़ी बड़ी टोकरियों में डाल देते हैं और फिर रघुनाथ उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। अरे क्या बात है रघुनाथ, इस बार तो तुम खाली टमाटर ही टमाटर लेकर आए हो और सब्जियां नहीं लगाई क्या? नहीं नहीं, इस बार मैंने केवल टमाटर ही टमाटर लगाए हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। पिछले साल इन दोनों टमाटर के दाम बहुत ऊंचे थे। शायद तुमने इस बार ऐसा ही कुछ सोचकर टमाटर की खेती की होगी। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन रघुनाथ, तुमने थोड़ा सा गलत सोच लिया है। तुम्हें और सब्जियां भी लगानी चाहिए थी। अरे देखो भाई, तुम्हारी और मेरी जान पहचान काफ़ी साल पुरानी है और आज सुबह से मंडी में और सब्जियों के अलावा केवल टमाटर ही टमाटर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा जाएंगे। ये सुनकर रघुनाथ थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो उसे टमाटर देकर पैसे लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे जितना कि रघुनाथ ने सोचा था। देखा, तुम मुझे गवार बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे कि और सब्जियां लगा लो। रघुनाथ दुखी हो जाता है। उसके बाद वो रोज टमाटर मंडी में देने जाता, लेकिन दाम उतने के उतने ही थे। रघुनाथ जब भी मंडी से वापस आता वो दुखी ही रहता। एक दिन रघुनाथ की दूर की बहन उसके यहाँ रहने के लिए आती है और खेत में इतना सारा टमाटर देखकर वो हैरान हो जाती है। ये क्या भैया, आपने तो सारे खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगा रखे हैं। तुम्हारे भाई ने टमाटर इसलिए लगाए कि टमाटर के दाम बहुत ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है।
उसी रात बहुत जोरदार बारिश होती है और हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। रघुनाथ सुबह अपने खेत में जाता है तो देखता है सारे टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो सारे पक्के टमाटरों को किसी तरह वहां से निकाल लेता है और मंडी में बेच देता है। तभी वहां मंडी में लोगों की बात सुनकर रघुनाथ खुश हो जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो कुछ बारिश नहीं हुई है। तुम्हें पता है, और जगह पर इतनी बारिश हुई है कि रास्ते तक बंद हो गए हैं। भाई मुझे लगता है कि अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। भाई ये तो हम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। रघुनाथ उनकी बातें सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। वो घर आता है तो बहुत खुश था। क्या हुआ भैया, आज तो बहुत खुश हो? तुम लोग ही कहते थे ना कि मैंने गलत खेती की है। देखो, आज मैं बाजार गया तो पता चला कि हर जगह बहुत तेज बारिश आई है और अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। मैं ढेर सारा टमाटर मार्केट में बेच दूंगा और उसके मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, और देख लेना, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है आज फिर बारिश आने वाली है। तुम बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। रघुनाथ की बहन ये सुनकर कुछ सोचने लग जाती है और अगले दिन सुबह वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। तुम यहाँ पर आराम से लेटे रहो, और तुम्हें पता है रघुनाथ रातों रात अमीर होने वाला है। ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ में लग गया जो वो रातों रात अमीर होने जा रहा है? तुम भी ना बेसर पैर की बातें बोलती रहती हो हमेशा। अरे, इस बार रघुनाथ भैया ने अपने खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगाए हैं, और तुम्हें पता है बारिश की वजह से टमाटर के दाम दोगुने से चौगुने होने वाले हैं। है तो रघुनाथ मेरा भाई, लेकिन दूर का भाई है। वो रातों रात अमीर हो जाएगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम भी रातों रात अमीर हो सकते हैं। अच्छा, बताओ बताओ, मुझे ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे? फिर उसकी पत्नी उसके कान में कुछ कहती है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और रात को जब सब लोग सोए हुए थे, वो रघुनाथ के खेत में जाता है और उसके खेत के सारे टमाटर तोड़कर अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह जब रघुनाथ अपने खेत में आता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के सारे टमाटर कहाँ गए? अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो रोता रोता घर आता है और कमला अपने बेटे को सारी बात बता देती है। सारा परिवार दुखी हो जाता है। हाय, जिसने भी ये काम किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने गरीब के पेट पर लात मारी है। अब हम क्या करेंगे जी? बाबा, आप चुप हो जाओ। आप इतने दुखी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। हम दोबारा से टमाटर की खेती करेंगे ना? तुम अभी कुछ नहीं समझते हो बेटा। तुम्हें नहीं पता, टमाटर की खेती बार बार नहीं होती है। एक बार फसल तैयार होने का समय आता है और यह वही समय था। अब टमाटर की खेती कई महीनों बाद होगी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। उधर रघुनाथ की मुंह भोली बहन इतने सारे टमाटर अपने घर में देखकर बहुत खुश थी। उसका पति उन टमाटरों को बाजार में बेच देता है और वहां से उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। देखा, मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब हम भी अमीर हो गए। हमारे पास कितना सारा पैसा है। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार और चालाक पत्नी मिली। उधर रघुनाथ और कमला दोनों दुखी बैठे थे। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई दूसरी खेती कर लेते। कुछ सोचकर कमला रघुनाथ की मुंह बोली बहन के पास जाती है और वहां पर उसकी ठाट बाट देखकर हैरान हो जाती है। उसे अचानक से वहां आया देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। अरे, ये कमला भाभी यहाँ क्यों आ गई है? क्या इनको पता चल गया कि हमने ही उनके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए हैं?
जरा धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो। तुम भी ना मुंह फाड़ कर बातें करते हो। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाकर बात करती हूँ। लेकिन कमला उन दोनों की बातें सुन लेती है और जैसे ही रघुनाथ की बहन बाहर आती है, कमला उसे बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। तुम तो रघुनाथ को भाई कहती थी और तुमने ही उसके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने क्या सोचा तुम हमारी किस्मत छीन लोगी? देख लेना, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो हमें जरूर मिलेगा। गुस्से में कमला अपने घर आ जाती है और रघुनाथ को सारी बात बताती है। रघुनाथ को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे अपनी मुंह बोली बहन नहीं, सगी बहन ही मानता था। ये उसने अच्छा नहीं किया, पर मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। कमला, तो देख लेना, वो हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा करेगा। तभी दोनों पति पत्नी देखते हैं, उनका बेटा भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये देखकर वो दोनों भी उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से अपने हालात सही करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी रात बड़ी तेज आंधी आई और बारिश की आवाज सुनाई देती है। रघुनाथ जब घर से बाहर निकलकर देखता है तो हैरान हो जाता है। वहां पर बारिश नहीं, टमाटर की बारिश हो रही थी। उसका पूरा आंगन और घर टमाटर से भरा हुआ था। कमला, अरे ओ कमला, कमला इधर आ। अरे देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे देख, हमारे घर पर टमाटर की बारिश हो रही है, टमाटर की। हाँ, अरे हाँ, ये तो सचमुच में टमाटर की बारिश है। कितने सारे टमाटर हैं, लाल लाल टमाटर। हाँ बाबा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। देखो देखो कितने सारे टमाटर। तीनों बहुत खुश थे। तीनों हाथ पकड़कर झूमने लगे। रघुनाथ, कमला और उसका बेटा उन सारे टमाटरों को इकट्ठा करने लगते हैं। अगले दिन सुबह रघुनाथ वो सारे टमाटर मंडी में बेच देता है, जिससे उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आता है और अपने बेटे को बाजार में लेकर जाता है। फिर उसे वो साइकिल दिलाता है। सारा परिवार बहुत खुश था। उस रात फिर टमाटर की बारिश होती है। रघुनाथ अगले दिन वो सारा टमाटर इकट्ठा करके उसे भी मंडी में बेच देता है। कई दिनों तक लगातार रघुनाथ के घर में रोज रात को टमाटर की बारिश होती और रघुनाथ सुबह सारे टमाटर मंडी में बेच देता। इस तरह एक ही हफ्ते के अंदर रघुनाथ के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। उधर रघुनाथ की मुंह बोली बहन के घर में चोरी हो जाती है और टमाटर से कमाया हुआ सारा पैसा चोर लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई रघुनाथ के पास तो बहुत पैसा आ गया है, वो बहुत अमीर हो गया है और नया घर खरीदने की सोच रहा है। रघुनाथ मुझे अपनी बहन मानता है। मैं उसके पास जाकर मदद मांगती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह बहन और उसका पति रघुनाथ के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है। कैसी औरत हो तुम? पहले हमारे ही खेतों में चोरी करके अमीर होने की कोशिश की और अब जब हम अमीर हो गए हैं तो यहाँ पर मांगने आ गई हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कोई बात नहीं कमला, इसने मुझे अपना भाई नहीं माना, लेकिन मैं तो इसे अपनी बहन मानता था। देखो बहन, मैंने आज आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ये रिश्ता तुमने खत्म किया है। रघुनाथ की मुंह बोली बहन और उसका पति शर्मिंदा थे। रघुनाथ उसकी पैसों से मदद करता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और रघुनाथ जादुई टमाटर की बारिश से मिले हुए पैसों से बहुत अमीर हो चुका था। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।